हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फरमानुल्लाह खान, ग्रेजुएटेड फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, जो कि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि हमें जो असेसमेंट टूल एक फॉर्म दिया जाता है जो हमने क्लिनिकल पे पेशेंट से फिल करना होता है, तो हम उसको किस तरह फिल करेंगे। जो हमारे पास जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के बेस पे है, तो चूंकि वो वर्ड में था और उससे वीडियो लेक्चर बनाना मुश्किल था, तो उसको हमने किसमें उसको हमने पावर पॉइंट में कन्वर्ट किया है और इसी में हमने फिलिंग की है। तो अब इसमें हम आपको बताते हैं कि आपने जो जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो असेसमेंट टूल है, जो हम हर क्लिनिकल पे पेशेंट से फिल करेंगे, तो वो क्या होगा, तो हम उसको किस तरह फिल करेंगे। उसमें जो हमारे पास 11 हेल्थ पैटर्न है, वो हमने किस तरह जो है वो फॉर्म फिल करना है, पेशेंट की किस तरह वो असेसमेंट हमने करनी है। तो आप जो है इसको देख ले, लेकिन इसके साथ आप ऐसा करेंगे कि वो फॉर्म अपने साथ रख लें। तो इस पावर पॉइंट में मैं जो आपको बताऊंगा, तो उसमें जो है आप अपने लिए उसको मेंशन आउट कर ले। सही है। एक बात यह कि ये हमारे पास जो है दो डिज़ाइन में आते हैं। एक किसी और का असेसमेंट टूल है, वो भी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट। और एक हमारे पास ये जो है फॉर्म यूज़ होते हैं। तो ये फॉर्म इंतहाई सिंपल है। तो इसमें हमारे पास 11 हेल्थ पैटर्न है। इसमें जो रेड राइटिंग आपको नज़र आ रही है, रेड राइटिंग जो इसमें नज़र आ रही है, तो ये मैंने इसकी रफ फिलिंग की है। तो ये जो है आप इसको गौर से देखें और इसको समझें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें पहला हमारे पास क्या होता है कि पहला हमारे पास बायोडेटा होता है उस पर्सन का कि उसका नेम क्या है। तो हमने यहाँ पे रफ में फरहान उसका नेम लिख लिया है। तो ये हमारे पास उसके बाद होते हैं मेडिकल रिकॉर्ड नंबर या बेड नंबर। तो ये बेड नंबर उस पेशेंट का होता है कि वो पेशेंट हमारे पास कौन से नंबर बेड पे है, तो वो उसके बेड के साइड पे लिखा होगा, वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद जो है मेडिकल वार्ड, वो कौन से वार्ड में है, मेडिकल ए वार्ड में, या वो हमारे पास सर्जिकल वार्ड में है, या वो हमारे पास जो है आर्थोपेडिक वार्ड में है, गायनी वार्ड में। तो जो सा भी वार्ड है या जो भी हमारे पास यूनिट है, तो वो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है डेट ऑफ एडमिशन। तो किस डेट से जो है वो एडमिट हुआ था। तो इसमें ऐसा होते हैं कि स्टूडेंट जब क्लिनिकल पे जाते तो उन्हें तो पता नहीं होता कि किस डेट पे वो हुआ था। तो ये डेट आप उसके फाइल से देखेंगे, उसके फाइल में डेट ऑफ एडमिशन लिखा हुआ है, तो आप उससे ये लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास उसका एज आता है। तो एज यहाँ पे हमने 28 लिखा है। तो आप अपने हिसाब से जो है वो जो आपका पेशेंट की एज होगी, तो जो उसके उस पे मेंशन होगी फाइल पे, तो वहाँ पे आप एज लिख सकते हैं। इसके बाद जो है सेक्स में आ जाते हैं। अगर मेल है तो मेल लिख लेते हैं, फीमेल है तो हम फीमेल लिख लेते हैं। तो ये इसके बाद उस पर्सन का ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो ऑक्यूपेशन यहाँ पे हमने शॉप कीपर लिखा है। तो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, तो ऑक्यूपेशन प्रोफेशन आपको पता है उसका डिजीज के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास पॉल्यूटेड जगह पे या कोई इस तरह फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह है, तो उसे जो है डिजीज वगैरह हो सकती हैं। तो इसलिए ये ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन वो हम इसलिए फिर असेसमेंट में लिखते हैं। इसके बाद लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आप उस पर्सन के जो है उससे पूछ लें कि आप जो है कितने लैंग्वेज को आपकी समझ आती हैं, उर्दू, पश्तो, क्योंकि लैंग्वेजेस के मुताबिक फिर हमने जो है उसकी काउंसलिंग करनी है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट इस तरह है कि वो उर्दू में बात करते हैं और हम उसकी पश्तो में काउंसलिंग वगैरह करते रहें, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस लैंग्वेज के यहाँ पे आप इनकी लैंग्वेज लिख लेंगे कि वो कितनी लैंग्वेज वो समझता है। इसके बाद उसकी एजुकेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। मैट्रिक है, एफएससी है, एजुकेटेड नहीं है, तो हम नो लिख लेंगे कि उसकी एजुकेशन नहीं है। तो ये हम उस पेशेंट से जो है पूछ के जो है हम ये फॉर्म फिल करेंगे। तो कुछ चीज़ें उससे पूछ के और कुछ चीज़ें उसके फाइल में, उसके लैब रिपोर्ट में होगी। तो वो तमाम दो तीन चीज़ों को जमा करके जो है हमने उसका ये फॉर्म फिल करना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद यहाँ पे जो है अगर मैरिटल स्टेटस हम पूछ लेते हैं कि वो शादी उसकी हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे हम मैरिटल स्टेटस लिखते हैं। अगर शादी हुई है तो मैरिड लिख लेते हैं, अगर शादी नहीं हुई तो अनमैरिड लिखते हैं। अगर शादी हो गई है तो उसके हमारे पास कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। अगर बच्चे हैं तो यहाँ पे उनकी तादाद लिख लेते हैं। अगर बच्चे नहीं है तो वो नॉर्मल इसको नो लिख लेते हैं। अगर बच्चे होंगे तो उसके बाद फिर हम उससे पूछेंगे कितने लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी है, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो वो फिर हम
इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम मेडिकल डायग्नोस, तो देखो मेडिकल डायग्नोस वो नर्स का काम नहीं है, वो डॉक्टर ने डायग्नोस किया हुआ होता है जो कि उसके फाइल पे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे हमने एजरफ टाइफाइड फीवर लिखा है, तो आप अपने पेशेंट के हिसाब से लिख सकते हैं जो आपके पेशेंट को जो डिजीज है, जो डायग्नोसिस वगैरह के बाद जो है उसे प्रूव आए कि हाँ इसे ये डिजीज है, तो आप उसके मुताबिक जो है इसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री फिर हम लेते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन, ये पर्सन इससे पहले तो कभी हॉस्पिटल पे एडमिट नहीं हुआ था, अगर एडमिट हुआ है तो हम उसे यस लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम नो लिखेंगे। ये नो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने रफ जो है इसको स्टार्ट किया हुआ है, सही है। इसके बाद जो है मैं एक बार फिर आपको बताता चलूं कि जो रेड राइटिंग हुई है ये मैंने रफ की है, इसमें आप अपने पेशेंट के हिसाब से जो है वो राइटिंग करेंगे। इसके बाद हमारे पास हम उससे पूछेंगे कि आपकी कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, अगर सर्जरी हुई है तो हम यहाँ पे सर्जरी लिखेंगे जो कि मैंने एस रफ अपेंडिसाइटिस लिखा है। अगर सर्जरी नहीं हुई इससे पहले तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट कंप्लेंट लिखते हैं, तो प्रेजेंट कंप्लेंट हमारे पास क्या है कि जो आपके पेशेंट को होंगे तो प्रेजेंट कंप्लेंट आप पेशेंट से जो है थ्रू इंटरव्यू वगैरह आप उससे पूछ के लिख सकते हैं, या उसके जो है फाइल में लिखा भी होता है कि ये पेशेंट मेरे पास जो है इसे नाजिया, वोमिटिंग, इसे एब्डोमिनल पेन, इसे कोई और पेन है या कोई और मसला है, तो जो उसके प्रेजेंट कंप्लेंट होंगे कि मेरे सर में दर्द है, या जो है मुझे डायरिया हो रहे हैं, या मुझे जो है उल्टियाँ आ रही है, या डाइसेंट्री, या मुझे एब्डोमिनल पेन है, या जो है मुझे मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है, तो जो प्रेजेंट कंप्लेंट होंगी आपके पेशेंट की तो वो आप इसमें लिखेंगे, जो आप उस पेशेंट से पूछ के और जो देख के आपको उस पेशेंट को देख के आपको पता चल जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कह दूं कि हम पेशेंट के पास जाते हैं तो हम पेशेंट से जो है किस तरह बातचीत करेंगे, उससे हम असेसमेंट उसकी किस तरह करेंगे, तो इनके मुताबिक हमारी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगी, तो वहीं से फिर आप जो है पेशेंट के बारे में सबको जो है वो देख सकेंगे। इसके बाद थर्ड फिर हमारे पास आ जाता है सर्जरीज। अच्छा, उसकी सर्जरीज कितनी हुई है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सिंगल, जो कि रफ लिखा है, तो यहाँ पे आप उसकी तादाद लिखेंगे। उसके बाद उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस आप उनसे पूछेंगे कि आप जो है आपने वैक्सीन लगाई है, हेपेटाइटिस बी सी के लिए आपने वैक्सीन लगाई है। देखो ये जो येलो है ये मैंने रफ फिल किया है कि आप इम्यूनाइज हैं, तो यहाँ पे मैंने रफ लिखा है कि ये पेशेंट जो है ये कोविड के खिलाफ इसे वैक्सीन लगाई है, पोलियो के, HBV HCV, तो इन चीज़ों के खिलाफ इसने इम्यूनाइजेशन लिए है। तो ये इम्यूनाइजेशन स्टेटस में जो है आप ये लिखेंगे, HBV HCV के खिलाफ इम्यूनाइज हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाई है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है वाइटल साइन का, तो वाइटल साइन जो है वो भी फाइल में जो है लिखे हुए होते हैं और आप उसी टाइम पे आप चेक भी करते हैं। जब आपके पास पेशेंट एक पेशेंट का अगर आपने फिल करना है तो आप उसी टाइम जो है उसका BP मेजर करें, तो वो फिर यहाँ पे आप उसका ब्लड प्रेशर लिख लेंगे, यहाँ पे आप उसका पल्स रेट लिख लेंगे, यहाँ पे हमने रफ 73 लिखा है, आपने खुद से लिखना है। इसके बाद हम रिस्पायरेटरी रेट यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पे रफ 16 लिखा है इस पेशेंट का, तो यहाँ पे जो है आप उसका रिस्पायरेटरी रेट, यहाँ पे आप उसका टेम्परेचर, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर पेशेंट एक हैं तो ये आप वाइटल साइन, अच्छी बात है कि आप ये खुद मेजर करके इसमें लिख लें। इसके बाद फिर हम आगे जाते हैं कि अब हमारे पास क्या है कि पेशेंट व्यू अबाउट हिज और हर हेल्थ एंड हाउ ही और शी मैनेज हिज हेल्थ। ये कहता है कि देखो इस पेशेंट का अपनी बीमारी के बारे में क्या नजरिया है, क्या सोच है, वो क्या कहता है कि मुझे बीमारी हुई है या नहीं हुई, मुझे कैसी बीमारी है। और दूसरा इसमें आप ये भी लिखेंगे कि वो किस तरह खुद अपने हेल्थ को मैनेज करता है। तो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमने रफ जो राइटिंग की है रेड, ये आप खुद से करेंगे पेशेंट के मुताबिक के पेशेंट सेड दैट ही फीलिंग इल, हाइपरथर्मिक, लेथार्जिक, तो वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे पेशेंट को इतना पता है कि जो है मैं अनईजीनेस फील कर रहा हूँ, मुझे बीमारी है, मैं बीमार हूँ, टेम्परेचर भी मेरा बढ़ रहा है और जो है मुझे वीकनेस भी है, तो ये उसकी फीलिंग है, ये उसका व्यू है अपने हेल्थ के हवाले से। एंड मैंने और के मैनेज किस तरह, एंड ही मैनेज दिस बाय एंगेज हिमसेल्फ विद फैमिली एंड चिल्ड्रन। और वो कहते हैं कि मुझे ये बीमारी वगैरह है लेकिन मैं खुद को हैप्पी करने के लिए
या इस हेल्थ को मैनेज करने के लिए जो है मैं खुद को मसरूफ़ करता हूँ, किसके साथ खुद को मसरूफ़ करता हूँ चिल्ड्रन और फैमिली को टाइम देकर उसके साथ जो है खुद को मसरूफ़ करके जो है मैं अपने हेल्थ को जो है इसको मैनेज कर रहा हूँ अभी तक। पेशेंट व्यू अबाउट हिज आर हर इलनेस एंड हाउ ही आर शी मैनेज हिज आर हर इलनेस। तो ये दूसरी दफ़ा भी हमारे पास यही लिखा है कि पेशेंट का व्यू अपने हेल्थ के हवाले से कहें। तो ये हम पेशेंट से इंटरव्यू जब लेते हैं वहाँ पे जब हम उससे पूछते हैं कि आपको पता है कि आपको क्या बीमारी है और आपको क्या हो रहे हैं, तो आपको कहेगा कि हाँ मुझे पता है, मुझे इस तरह टीबी है, डॉक्टर कहते हैं कि टीबी है, और जो है मुझे लंग्स में तकलीफ है, तो ये भी आप लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिखते हैं कि अच्छा तो आप जो है इसको वो मैनेज किस तरह करते हैं, आप अब तक क्या कर रहे हैं, आप खुद को अच्छा करने के लिए, आप खुद को सेहतयाब होने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो फिर वो आपको बताएगा कि मैं 2-3 दफ़ा डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं रेगुलर चेकअप भी ले रहा हूँ और मैं टेबलेट वगैरह भी ले रहा हूँ, मैं जो है परहेज़ भी कर रहा हूँ, ये किस्म का फूड खा रहा हूँ ताकि मेरी ये डिजीज़ जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो ये आप पेशेंट से व्यू पूछ के फिर ये लिखेंगे, ये आप खुद से नहीं लिखेंगे। अब 6 नंबर पे आ जाते हैं कि पेशेंट नॉलेज अबाउट हिज और हर डिजीज़ एंड प्रिवेंशन। दूसरा कि पेशेंट को जो डिजीज़ है तो क्या वो उसको समझता है कि नहीं समझता, क्या उसे समझ आती है या नहीं। देखो हमारे पास जो है अक्सर पेशेंट अनएजुकेटेड होते हैं, तो फिर क्या होते हैं, फिर उन्हें पता नहीं होता बेचारे को कि मुझे क्या है। कि अगर आप किसी पर्सन को कह दे कि आपको जो है मेनिंजाइटिस है, तो अब उसे कैसे पता चलेगा मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट आप उससे पूछेंगे कि आप अपने डिजीज से अवेयर हैं या अनअवेयर हैं। और दूसरा, आपको अपनी बीमारी का अगर पता है तो क्या आपको पता है कि आप किस तरह खुद को सही कर सकते हैं, क्या आपको पता है कि आप इस बीमारी से खुद को किस तरह बचा सकते थे, क्या आपको पता है कि आप जो है आपको ये बीमारी है तो आप जो है अपने फेलो वगैरह को किस तरह इससे बचाएंगे। तो ये प्रिवेंशन, तो इसमें हम लिखते हैं कि उस पेशेंट को नॉलेज है, अगर है तो क्या उसे ये भी पता है कि मैं किस तरह इसको प्रिवेंट या कम कर सकता हूँ। सही है, तो ये उसे पूछ के यहाँ पे आप इसको इसमें फिल करेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास उसके लिए कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, तो ड्रग उसके फाइल में लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने रफ लिखा है कि जो टाइफाइड पेशेंट है तो उसके लिए हम पेनाडोल जो है वो प्रिस्क्राइब हुआ है। तो पेनाडोल का रूट हम थ्रू ओरल ये टेबलेट हम देते हैं, तो 2 टेबलेट वो लेते हैं। बीडी का मतलब दिन में 2 मरतबा, तो ये उसका डोज हो गया। और ये किस लिए हम देते हैं, इसको फीवर भी है और उसके साथ सर दर्द भी है, तो इससे के लिए हम ये ड्रग जो है उसे दे रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक हैं, वो भी हम ओरली देते हैं 5 mg बीडी 500 mg बीडी। और ये किस लिए, ये हमारे पास लोअर जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, जो टाइफाइड वगैरह की वजह से जो उसे इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए। इसके बाद फिर हमारे पास ये तीसरा हमने यहाँ पे लिखा है कि ये रिंगल लैक्टेट पे भी है, और रिंगल लैक्टेट इन्फ्यूजन हम IV दे रहे हैं 1000 ml OD, दिन में 1 दफ़ा हम 1000 ml का इन्फ्यूजन इसको लगाते हैं IV। और ये किस लिए, ये हमारे पास इसलिए ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो है वो बैलेंस रहे। तो आप ऐसा होते हैं कि ये चीज़ें भी हमारे पास उसके फाइल से मिलेगी, ये मेडिसन उसका रूट और डोज ये उस फाइल से मिलेगा। और इंडिकेशन जो है वो अगर आपको पता नहीं है तो फार्मापीडिया जो है आप उसको इंस्टॉल कर लें। फार्मापीडिया जो प्ले स्टोर में होता है, तो उससे फिर आप हर ड्रग की इंडिकेशन जो है वो लिख सकते हैं। तो इसमें मेन इंडिकेशन फिर आप लिख लें। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रिशनल पैटर्न। तो न्यूट्रिशनल पैटर्न में हम पेशेंट से क्या पूछेंगे कि दिन में वो कितने दफ़ा खाना खाता है, नंबर ऑफ मील पर डे, दिन में वो कितने दफ़ा खाना खाता है। तो यहाँ पे हमने सिंगल लिखा है, ज़रफ हमने यहाँ पे सिंगल लिखा है। इसके बाद वो कौन से फूड प्रीफर करता है, तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हम पेशेंट से पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि मुझे गोश्त अच्छा लगता है, मुझे जो है फ्लूइड वगैरह अच्छा लगता है, मुझे जो है सब्जियां मैं पसंद करता हूँ, गोश्त मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये तमाम चीज़ें फिर आप यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ऐसा करेंगे कि लाइक्स एंड डिसलाइक उसके, कि वो खाने में कौन कौन सी चीज़ें पसंद करता है और कौन कौन सी चीज़ें पसंद नहीं करता। तो ये आप उससे पूछ सकते हैं कि लाइक्स 2-3 लाइक्स आप उसके लिख लें कि वो से न्यूट्रिशन में कौन सी चीज़ें पसंद है, और 2-3 आप उसके डिसलाइक लिख लें इस फॉर्म में। इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है
अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर डे। तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर डे आपको कैसे पता चलेगा? एक तो अगर वो ओरली ले रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे कि आप कितने गिलास पानी पीते हैं, तो फिर वो गिलास जो हमारे पास एक गिलास जो है वो कितना, वो 250 ml के बराबर होते हैं, तो उसके लिहाज से भी आप अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो चेक कर सकते हैं। या अगर उसे कोई इन्फ्यूजन लगा हुआ है और वो ओरली कुछ नहीं ले सकता, तो इन्फ्यूजन जो उसके फाइल में मेंशन होगा कि दिन में इसे 1 इन्फ्यूजन लगते हैं, 2 इन्फ्यूजन लगते हैं, कितने ml का इसे लगता है, तो उससे भी आप नोट कर सकते हैं। या अगर वो ओरली भी लेते हैं, इन्फ्यूजन भी लेते हैं, तो फिर आप दोनों उसके लिए जो है उसको प्लस करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप देख लेंगे रूट कौन सा है, वो ओरली ले रहा है फ्लूइड या वो आईवी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आईवी लिखा है कि वो 1000 ml ऑफ रिंगर लैक्टेट वो आईवी लेता है, ये रफ में। इसके बाद जो है हमारे पास ट्यूब फीडिंग की, तो अगर वो जो है फूड ओरली नहीं ले सकता तो क्या वो एनजी ट्यूब उसको लगा हुआ है? अगर एनजी ट्यूब लगा हुआ है तो यहाँ पे हम यस लिखेंगे, अगर नहीं लगा हुआ है तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन उस पर है या नहीं है कि कौन सा ऐसा फूड, ऐसी खुराक जो उसने नहीं खानी, तो यहाँ पे जो हमारे पास डायबिटीज़ वगैरह वाले पेशेंट होते हैं तो उसको बताया हुआ होता है कि आपने जो है मीठी चीज़ नहीं खानी। और जो हमारे पास क्या है कि जो हार्ट वाले पेशेंट है तो उससे हमने कहा, कहते हैं कि आपने ऑयली चीज़ नहीं यूज़ करनी। तो यहाँ पे जो पेशेंट की रिस्ट्रिक्शन है या तो उसके फाइल में लिखा होगा या आप उससे पूछ लेंगे कि आपको डॉक्टर्स वगैरह ने किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन बताई है, तो वो फिर आप यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद स्किन टर्गर, तो स्किन टर्गर आपको ने उसको देख के ये मेंशन वो देखना है कि वो हमारे पास जो है कहें कि वो स्किन टर्जिडिटी उसकी है या नहीं है। वो स्किन टर्गर कब होगा कि जब उसे फ्लूइड नॉर्मल होगा तो उसकी स्किन टर्जिडिटी जो है वो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर फ्लूइड इंबैलेंस में आ जाते हैं तो स्किन की टर्जिडिटी जो है वो लूज पड़ जाती है, उसका स्किन जो है वो लूज होगा और ड्राई होगा। इसके बाद स्किन कलर में अगर बीमारी की वजह से कोई चेंज आया है तो यहाँ पे आप मेंशन करें। अगर स्किन कलर उसका नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मल लिख लें। इसके बाद जो है आप लिख लें कि स्किन टेक्सचर कौन सा है, नॉर्मल है, कहीं पे जो है दाने वगैरह स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हुई, उबले वगैरह तो नहीं है, तो वो यहाँ पे आप लिख लें। एडेमा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसे कोई एडेमा वगैरह तो नहीं है। एडेमा किसे कहते हैं कि जब स्वेलिंग वगैरह एक्सट्रीमिटीज़ की हो जाती है ड्यू टू फ्लूइड एक्युमुलेशन, तो एडेमा अगर हुआ है तो यहाँ पे आप मेंशन करें, अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे मेंशन न करें। इसके बाद हेयर कलर उसका कौन सा है, तो ये आप जो है पेशेंट आपके सामने होगा वो देख के आप यहाँ पे लिख ले। टेक्सचर आप देख ले कि उसके हेयर ड्राई हैं या उसके सही ऑयल वगैरह हुए हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर है या इररेगुलर, ये लिख लेते हैं। इसके बाद एडेमा वगैरह तो कोई नहीं है। तो ये हमारे पास ये जो असेसमेंट हम करते हैं ये पेशेंट की कंडीशन का हमें इससे पता चलता है। इसके बाद हमारे पास जो है ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन हम चेक करते हैं, वो ड्राई है, वो ओरली हम उसको कहते हैं माउथ ओपन करे, तो वो अगर वो किस तरह है, अगर ड्राई है तो यहाँ पे ड्राई लिखेंगे, अगर ड्राई नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे। पिंक कलर है, स्किन कलर कौन सा कलर है, उसके गम्स मसूड़े उसके किस तरह है, नॉर्मल है या वो मसूड़े उसके इन्फेक्टेड है या वो हमारे पास इंजर्ड है या उससे ब्लीडिंग वगैरह होती या नहीं होती। नंबर ऑफ टीथ उसके माउथ में कितने हैं, तो वो आप जो है उससे पूछ के बताएंगे कि आपके कितने दांत तक गिरे हैं अभी तक, तो आपको कहेगा 1 या 2 या 3। तो वो जो है क्या है कि आप फिर टोटल जो हमारे पास नॉर्मल एडल्ट में 32 टीथ्स होते हैं, तो आप उससे फिर मैनेज करके यहाँ पे उसके टीथ मेंशन करें। तो ये इसके बाद हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट आप चेक करें कि डेंचर का अलाइनमेंट नॉर्मल है, डेंचर जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद हाइट जो है वो कौन सा है, अच्छा डेंचर किसे कहते हैं, डेंचर्स हमारे पास कि अगर उन्होंने कोई आर्टिफिशियल टीथ वगैरह लगाए तो उसकी एलिमेंट हम चेक कर ले, उस पर्सन की हाइट हम चेक कर लेते, उसकी वेट कितनी है, हाइट अवेट, तो वेट हम उससे पूछकर हाइट जो है वो हम कर भी सकते हैं वहाँ पे। अगर वार्ड में इस तरह कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है तो हम उससे पूछ ले कि आपकी हाइट कितनी है और वेट कितनी, हम ये उससे पूछ सकते हैं। ये उसके लैब्स वैल्यूज हैं जो कि उसके ब्लड टेस्ट में होंगे, ये आप खुद से नहीं लिख सकते। जो जितने भी उसके ब्लड टेस्ट हुए हैं तो आप देख लें, जो लेटेस्ट होते हैं तो आप उसमें फिर ये वो जो है उसके वैल्यू इसमें लिख लें, क्योंकि जो हमारे पास सीबीसी वगैरह होते हैं तो उसमें ये एचबी लेवल, ये मेटोक्रेट लेवल, डब्ल्यूबीसी, एएसआर, पीएसआर, प्लेटलेट, तमाम जो है ये वैल्यू जो है लैब वैल्यू ये उसके ये उसने जो टेस्ट किए हुए हैं तो उसमें ये तमाम मेंशन होगा, तो वहीं से आप इसमें फिल कर सकते हैं।
इसके बाद एलिमिनेशन पैटर्न पे आ जाते हैं, तो हम उससे पूछेंगे कि आप जो है कितने दफ़ा यूरिन करते हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, तो वो आपको बताएगा कि फ्रीक्वेंसी 2 या 3 दफ़ा। ये हमने यहाँ पे ये लिखा है लेकिन ये नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी विद इन 24 आवर। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो 2 दफ़ा जाता है, 3 दफ़ा जाता है, कितनी दफ़ा वो वॉशरूम अटेंड करता है, तो वो हमारे पास क्या है, तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम रफ 2 लिख लेते हैं। इसके बाद जो है वो यूरिनेशन किस तरह करता है, वो खुद से यूरिन कर सकता है, यूरिन पास कर सकता है, या वो कैथेटर कोई लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अगर वो सेल्फ करते हैं तो वॉइडिंग सेल्फ लिखेंगे, या अगर कैथेटराइजेशन तो यहाँ पे आप कैथेटराइजेशन लिखेंगे कि उसे कैथेटर लगा हुआ है। इसके बाद यूरिन का कलर कौन सा है तो यहाँ पे हमने येलोविश एज अ रफ लिखा है, रफ के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है येलोविश, क्योंकि उन्होंने टाइफाइड के पेशेंट जब मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं तो कभी कभार उसके जो है यूरिन कलर वो चेंज हो जाता है। इसके बाद अमाउंट हम लिख लेते हैं कि वो कितने अमाउंट में जो है यूरिन पास करता है, 70 to 80 ml जो हमारे पास है वो यूरिन यहाँ पे हमने रफ लिखा है। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख ले कि पर डे उसके कितने ये अमाउंट ऑफ यूरिन जो है, तो ये पर डे यूरिन अमाउंट हम किस तरह जो पर्सन खुद से करता है उसका तो हम मायर नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास कैथेटर वाले होते हैं तो वो हम मायर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बैग वगैरह पे जो है वो गेज लिखे हुए होते हैं। इसके बाद आर्डर कौन सा है, तो आर्डर अगर कोई अनप्लीजेंट और कोई जिस किस्म का भी हमारे पास ऑर्डर होता है, स्मेल होती है यूरिन की, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एज आ रफ के तौर पे मेडिसिन लाइक आर्डर लिखा है, क्योंकि वो मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो जो है वो मेडिसिन जब यूरिन वगैरह में जो है वो कलर उसका चेंज हो जाए तो उससे वो स्मेल भी चेंज हो जाती है, आर्डर जो है। इसके बाद कोई यूरिनेशन के दौरान कोई पेन होती या नहीं, तो ये हम उस पेशेंट से पूछेंगे। अगर पेन होती है तो यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर नहीं होती तो यहाँ पे नो लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम विद ब्लैडर कंट्रोल, रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस। इसके बाद हम उस लिखेंगे कि क्या आपको जो है ब्लैडर कंट्रोल आप कर सकते हैं, कि जब आपको पेशाब आया होता है, यूरिन पास आपने करना होता है, तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हम जो है जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायबिटीज़ की एक अलामत ये है कि एक डायबिटिक पेशेंट को जब यूरिन आता है तो वो इंतहाई फास्ट आता है, इस तरह कि वो जो है उसको कंट्रोल बेचारे नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास स्टूल पे आते हैं, तो स्टूल में क्या कहेंगे कि हम उससे पूछेंगे कि आप दिन में कितने दफ़ा जो है वॉशरूम अटेंड करते हैं, उसके बारे में, टॉयलेट जाते हैं उसके बारे में, जो है आपकी फीसिस का जो है कलर कौन सा, यहाँ पे हमने रफ लिखा है डार्क, जो है आप वहाँ से उससे पूछ सकते हैं। उसके फीसिस का ऑर्डर, उसे कहेंगे कि कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आती है आपके फीसिस से, जो इस तरह स्मेल जो चेंज कोई स्मेल हो, या जो मेडिसिन लाए, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ है जिसमें स्टूल कलर और ऑर्डर वगैरह चेंज हो सकते हैं। इसके बाद जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फ्लूइड जो है आपका जो फीसिस होंगे वो वाटरी हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो उससे ये पता चल जाता है, तो यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं। अमाउंट चूँकि हम पूछ नहीं सकते तो यहाँ पे अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लिख लेंगे, अगर कम है तो लो, अगर ज़्यादा है तो हाई लिख लेते हैं। कोई लेक्सिटिव यूज़ करता है या नहीं करता, अगर करते हैं तो यहाँ पे हम यस लिखते हैं, नहीं करता तो नो लिखेंगे उस फॉर्म में। एनी प्रॉब्लम विद ब्लैडर कंट्रोल के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसे कंस्टिपेशन है या डायरिया है, तो यहाँ पे हमने रफ लिखा है कि सम टाइम डायरिया के, उसे थोड़ा बहुत डायरिया है लेकिन नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पे हम वो लिख लें। अगर पर्सन कहते हैं मुझे कंस्टिपेशन है, कंस्टिपेशन आप लिखेंगे, अगर वो डायरिया का कहते हैं तो यहाँ पे आप डायरिया लिखें। इसके बाद ऑस्टोमी बैग हमारे पास एक बैग होता है जिसके थ्रू जो है हमारे पास ये एलिमिनेशन वगैरह वो हम इससे के थ्रू पास करते हैं, तो अगर वो लगा हुए हैं तो यस, अगर नहीं लगा तो यहाँ पे हम नो लिख लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एब्डोमिनल असेसमेंट में। तो एब्डोमिनल असेसमेंट में हम अस्कल्टेट करते हैं, थ्रू अस्कल्टेशन जो है हम अस्कल्टेट करते हैं कि उसमें एब्डोमेन में कोई साउंड वगैरह तो नहीं आ रहा, तो इसकी ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये रफ नहीं लिखा है, आप वहाँ उसको चेक कर सकते हैं एब्डोमेन को। इसके बाद परकशन हमारे पास होते हैं, फिर पल्पेशन। तो ये एस्कल्टेशन, परकशन, पल्पेशन ये आप एचएन में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सही है। तो एस्कल्टेशन हम थ्रू स्टेथोस्कोप चेक करते हैं,
परकशन जो है हम उसको प्रेस करके उसको जो है 2 उंगलियां पेट पे रख के उसको ज़ोर से अगर मारेंगे दूसरी उंगली से तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड वगैरह हम सुनते हैं, जो परकशन साउंड है, जो कि आप हेल्थ असेसमेंट जो है 3rd सेमेस्टर में उसमें अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ेंगे। इसके बाद पल्पेशन में तो हम उसके पेट पे हाथ वगैरह रख लें, उंगलियां रख लें ताकि कोई हार्डनेस वगैरह तो उसके पेट में नहीं है, तो ये हम उसके जो है पल्पेशन में लिख लेते हैं। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोस, तो नर्सिंग डायग्नोस क्या हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि पेशेंट फीलिंग एब्डोमिनल पेन, तो जो हम असेसमेंट कर रहे हैं एब्डोमिनल पेन, तो इसके बेस में हम असेसमेंट बना लें कि अगर पेशेंट को पेन है तो हम लिखते हैं कि पेशेंट इज फीलिंग पेशेंट है एब्डोमिनल पेन, तो एब्डोमिनल पेन है और एब्डोमिनल उसका टेंडर भी है, किस लिए कि रिलेटेड टू दी टाइफाइड फीवर या रिलेटेड टू इंटेस्टिनल प्रॉब्लम। तो ये हम यहाँ पे उसका जो है कि ले लें नर्सिंग डायग्नोस लिख लेते हैं। इसके बाद एक्टिविटी एक्सरसाइज पे हम इसके बाद जो हमारे पास ऐसा होता है कि एक्टिविटी एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं कि वो अगर सेडेंटरी लाइफ है वो कोई काम करता है या नहीं करता। उसके बाद जो है उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथलेसनेस तो उसे नहीं हो रही, यहाँ पे हमने रफ लिखा है नो, लेकिन अगर हो रही है तो आप यहाँ पे लस लिख लें, यस लिख लें। यहाँ पे उसकी साइनोसिस हम चेक करते हैं, पेरिफेरल ब्लड सप्लाई चेक करते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं। यहाँ पे हमने जो है रफली नो लिखा है, लेकिन अगर उसे साइनोसिस है वो साइनोस हुआ है तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे। दूसरे बाद उसके बाद चेस्ट शेप, तो चेस्ट शेप अगर उसका नॉर्मल है तो सही है, यहाँ पे हमने रफली नॉर्मल लिखा है, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है तो यहाँ पे आप लिख ले कि किस साइड पे हमारे पास चेस्ट ज़्यादा वो हुआ है तो किस साइड पे कम है, चेस्ट पे कोई दाने वगैरह जो कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद हमारे पास पल्पेशन, तो पल्पेशन में हम क्या चेक करते हैं, टेक्टाइल फ्रेमाइटिस चेक करते हैं कि चेस्ट वॉल पे जो है बोलने के साथ चेस्ट वॉल पे जो है उसकी कोई साउंड वगैरह तो नहीं आती। अगर जो हमारे पास नॉर्मल पर्सन होते हैं, ये हमने रफ के तौर पे लिखा है नॉर्मल, कि जो पर्सन हमारे पास नॉर्मल होते हैं तो उसके राइट और लेफ्ट साइड से बातों करने के दौरान अगर आप थ्रू स्टेथोस्कोप वगैरह चेक कर ले या पल्पेट कर ले तो वाइब्रेशन सेम होगी, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो वाइब्रेशन जो है वो उसमें फ़र्क होता है। इसके बाद हमारे पास रिस्पायरेटरी एक्सपेंशन चेक करते हैं, नॉर्मल है नहीं नॉर्मल। परकशन के थ्रू हम रिस्पायरेटरी चेक करते हैं, साउंड ब्रीथ साउंड हम चेक करते हैं कि नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मल, अगर ब्रीथिंग के साथ कोई वॉइस वगैरह कोई साउंड वगैरह कर रहे हैं तो वो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर ले। वो अगर उसे कफ है तो यहाँ पे लो, अगर कफ नहीं है तो नो, तो यहाँ पे हमने एज अ रफ नो लिखा है, लेकिन अगर उसे खांसी हो रही है तो यहाँ पे यस हम लिखेंगे। अगर खांसी है तो कौन सी टाइप की है, प्रोडक्टिव है, तो जब प्रोडक्टिव है तो वो हमारे पास क्या है कि वो जो स्पूटम वगैरह आता है उसका कलर क्या होता है, आर्डर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है। उसके बाद अमाउंट कितना जो है, अगर प्रोडक्टिव कफ है या तो उसके साथ हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ स्पूटम वगैरह जो है वो रिलीज होता है। इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हम उससे पूछ लेते हैं, तो ये रफ में हमने नो लिखा है, यहाँ पे आप पेशेंट के मुताबिक लिख लें। यहाँ पे ऑक्सीजन पर मिनट जो हमारे पास कितना है तो ये हमने क्या है, ये हमने उसका मेजर नहीं किया तो यहाँ पे हम 0 लिख लें, या आपने ऑक्सीजन पर मिनट अगर आप लिख लें तो जो है हमारे पास जो है पेशेंट के लिहाज से आपने लिखना होगा। इसके बाद उसकी कोई सक्शनिंग वगैरह हो रही है नहीं, अगर हुई है तो कब हुई है, तो ये यहाँ पे आप लिख लेंगे। चेस्ट ट्यूब तो उसने इंसर्ट नहीं किए क्योंकि हमारे पास चेस्ट में ट्यूब इंसर्ट किए जाते हैं, जिस तरह जो है CVP लाइन या कोई और भी इस तरह कोई चेस्ट और इससे रिलेटेड हमारे पास, तो वो लिख सकते हैं। इन्हेलेशन थेरापी तो हमारे पास जो है वो होती या नहीं होती, तो आप उसको भी मेंशन यहाँ पे करेंगे। नर्सिंग डायग्नोस हम इसलिए ये बनाते हैं कि पर्सन इज फीलिंग टायर्डनेस रिलेटेड टू सेडेंटरी लाइफ। क्या होते हैं कि हमारे पास जो है पेशेंट फीलिंग, ये हमने रफ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप अपने पेशेंट के मुताबिक डायग्नोस बना सकते हैं कि पेशेंट जो है वो हमारे पास टायर्डनेस फील करते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास जो है उसकी एनर्जी की कमी है, दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो इसमें आप क्या लिख, इसमें आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं जो पॉसिबल हमारे पास है। इसके बाद सर्कुलेशन पे आ जाते हैं, तो सर्कुलेशन में क्या होते हैं कि सर्कुलेशन में जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि हाँ, इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम BP उसका लिख लेते हैं। इसके बाद पल्स रेट, यहाँ पे ये अगर उसका रिदम रेगुलर है या नहीं रेगुलर, एम्पलीट्यूड क्या है, नॉर्मली एम्पलीट्यूड है या नहीं है। जब हार्ट बीट हमारे पास ज़्यादा हो जाती है तो एम्पलीट्यूड जो है वो कभी कभार ज़्यादा कम होता रहता है हमारे पास, तो हम एम्पलीट्यूड सर्कुलेशन जो रिदम है उसका एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसके बाद क्या है कि जगुलर वेन प्रेशर, जो कि सिंपली नॉर्मल हमारे पास कितना वैल्यू है जगुलर वेन प्रेशर की, नॉर्मल हमारे पास 6 to 8 cm H2O
हमारे पास वैल्यू है, जो कि आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आप इसे याद रख लें। तो ये अगर उसका उस फाइल वगैरह में मेंशन है तो आप ये लिख लें। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि पेरिफेरल पल्सेस नॉर्मल है, रेगुलर है और प्रेजेंट भी है। इसके बाद एडेमा उसे हुआ है या नहीं हुआ तो आप यहाँ पे लिख लें। इसके बाद वेरिकोज और स्वॉलन ट्विस्टेड वेन, तो वेरिकोज हमारे पास या कोई ट्विस्टेड या कोई प्रेस हुआ वेन हमारे पास नहीं है, सही है। पेरिफेरल क्रैम्प्स तो उसे नहीं हुए कि पीरियड रिफिल टाइम कितना है, तो 3 to 5 सेकेंड जो हमारे पास होते हैं। इसके बाद एक्सट्रीमिटीज के कलर कौन से हैं, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल लिखा है, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी उंगलियों और पाँव के कलर कौन से, उंगलियां साइनोस वगैरह तो नहीं हुई। टेम्परेचर उसका कितना है, यहाँ पे हमने जो ये रफ मेंशन किया है 103। हार्ट साउंड उसके नॉर्मल है या नहीं, नॉर्मल साउंड S1 S2 उसके क्या है, तो ये हम जो है इसमें मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद मर्मर साउंड अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो हम लिख लेते हैं। ECG मॉनिटरिंग पे मॉनिटर हम फिर जो है क्या करते हैं कि वो भी हम लिखते हैं कि ECG मॉनिटर जो हमें रिजल्ट दिए तो वो इसमें लगा लेते हैं। तो क्या है कि इसके बाद हमारे पास अच्छा ECG मॉनिटर जो हमारे पास है, अगर वो पेज चूंकि हम नहीं लिया करा सकते तो ये आप इसको नील छोड़ दें। इसमें वो आपके पास एम्प्टी स्पेसेस है जो आपके पेशेंट के रिलेवेंट ना हो तो आप खैर ही उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस सर्कुलेशन के हवाले से तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि उसे BP उसका कम है, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास क्या है कि ये न्यूट्रिशन वगैरह सही अच्छे तरीके से नहीं ले रहा। हमारे पास कॉग्निटिव परसेप्शन है, कॉग्निटिव परसेप्शन पैटर्न कि वो हमारे पास जो है उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस माइंड के लिहाज से हम यहाँ पे उसके जो है वो डेटा लिखते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका क्या है, तो यहाँ पे हमने रफ नॉर्मल लिखा है, लेकिन हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं कि वो कॉन्शियस है या नहीं है। जिस तरह हमारे पास अक्सर ICU वगैरह में पेशेंट इस तरह होते हैं कि वो कॉन्शियसनेस उसका बहुत कम होते हैं, तो वो फिर हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेवल ऑफ कॉन्शियस उसका नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल। इसके बाद ओरिएंटेशन हम चेक करते हैं कि ओरिएंटेशन फुली ओरिएंटेड है या वो टाइम की तरफ उसकी ओरिएंटेशन कितनी है, प्लेस की तरफ वो ओरिएंटेड है, पर्सन की तरफ ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन जिसे कहते हैं कि वो जो है पर्सन को पहचान सकता है, उसे टाइम का पता चल सकते हैं ये सुबह है रात है, या उसे जगह का पता चल सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है मैं अभी घर में हूँ। तो इस तरह की हमारे पास हम ओरिएंटेशन हम उसकी चेक करके यहाँ पे हम फिर लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद फिर उसका GCS ग्लासगो कोमा स्केल जिसकी हम वीडियो लेक्चर बहुत जल्द अपलोड कर लेंगे जहां से आपको पता चल सकेगा। तो इसका फिर हम GCS भी चेक करते हैं कि GCS उसका कितना हमारे पास आ रहा है, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद मेमोरी हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसकी मेमोरी रिसेंट मेमोरी उसकी एक्टिव है या एक्टिव नहीं है उसकी रिसेंट मेमोरी। उसके बाद रिमोट मेमोरी जो है हम वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे विजन अगर उसका नॉर्मल है यहाँ पे नॉर्मल लिख लेते हैं जो कि हमने रफ लिया हुआ है, सही है। यहाँ पे जो उसकी रिमोट मेमोरी जो है वो उसके बाद विजन, यहाँ पे हम हेयरिंग वो सुन सकते हैं, अगर सुन सकते हैं तो वो नॉर्मल है, यहाँ पे हमने नॉर्मल लिखा है। अगर सुन नहीं सकता तो फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अनएबल टू हियर। इसके बाद पेन जो हमारे पास उसे पेन कहाँ पे हो रही है, एब्डोमिनल पेन है या कोई हेडेक वगैरह उसे हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पेन उसे कब होती है, तो यहाँ पे हमने रफ लिखा है कि आफ्टर मील आंसर के खाने के बाद उसे पेन स्टार्ट हो जाती है। लोकेशन हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पे हमने लिखा है कि कितने ड्यूरेशन होती है, तो ये आप उस पेशेंट से पूछ के यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सरबेशन उसका पेन किस वजह से जो है वो इंक्रीज होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो बैठने से या लेटने से या चलने से या जिस तरह भी हो तरीके से उसका वो एब्डोमिनल पेन जो है वो इंक्रीज होते हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद रेडिएशन, ये पेन रेडिएटेड पेन तो नहीं है, हमारे पास जो है एक जगह से स्टार्ट हो कि ये रेडिएट तो नहीं होता किसी, जिस तरह हमारे पास हार्ट पेन होते हैं जो हमारे पास रेडिएट होके लेफ्ट आर्म की तरफ जाता है, तो इस तरह हम देख लेते हैं कि वो पेन रेडिएट करता है या नहीं करता। यहाँ पे हमने रफ नो लिखा है। इसके बाद रिलीविंग फैक्टर कौन से है कि किन चीज़ों से उसका पेन रिलीव होता है, मीन्स वो लेट जाते हैं या बैठ जाता है या चलने से उसका पेन कम होता है, तो वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एसोसिएटेड फैक्टर भी लिखते हैं। अब नर्सिंग डायग्नोस पे हम सर्कुलेशन वगैरह के लिख लेते हैं कि एब्डोमिनल पेन तो हमारे पास उसे हुई थी जो कॉग्निटिव परसेप्शन की जो हमारे पास एब्डोमिनल पेन हुई थी किस वजह से, डिजीज वजह से। इसके बाद रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न उसका आता है, तो रेस्ट एंड स्लीप में हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो
24 हार में कितने घंटे सोते हैं, तो हमने यहाँ पे उसका 7 हार रफ लिखा है। यहाँ पे घर में वो 7 घंटे सोते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो तो वो 3 घंटे, क्योंकि हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ही इस तरह होते हैं कि वहाँ पे वो सो नहीं सकता। इसके बाद शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप नेप्स, जो हमारे पास एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप आते हैं या नहीं आते, उससे जो है सोने के वक्त कौन सा प्रॉब्लम होती है। अक्सर लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि लेटने से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं हम सो नहीं सकते, तो इस तरह वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो उसे सोने में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। इसके बाद यूज़ ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, वो कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेता था कि उसकी वजह से वो नींद की गोलियां वगैरह तो वो नहीं यूज़ करता नींद के लिए। इसके बाद एनी होम रेमेडी, कोई घरेलू टोटका वगैरह तो वो इस्तेमाल नहीं करता। अगर नहीं करता तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे, करते हैं तो यस लिखेंगे, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे एविडेंस लिखेंगे कि उसे नींद क्यों नहीं आती। वो अगर जब वो सोता है तो वो सुपाइन पोजीशन सीधा लेटता है या साइड पे लेटता है या बैक साइड पे उल्टा होके सोता है, तो जो हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं। इसके बाद याविंग, जमाई आना, जमाई तो आपको पता है जो नींद से पहले इंसान वो मुंह खोल लेता है, इस तरह जो सिम्टम वो साइंस होते हैं कि ये अभी इस पर्सन को नींद आई है। इसके बाद उसके आई के नीचे डार्क सर्कल अगर हैं तो यस लिखते हैं, नहीं है तो नो लिखते हैं। अब डार्क सर्कल क्यों होते हैं वो फिर अलग चीज़ है, वो फिर आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप फॉर्म की फीलिंग सीख लें। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोस हम लिखते हैं कि नर्सिंग डायग्नोस में क्या लिखेंगे कि उसे डिस्टर्ब स्लीप है, वो खुद डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, वो सही से सो नहीं सकता। इसके बाद सेल्फ परसेप्शन सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो उसके परसेप्शन सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि डिजीज के दौरान ये चीज़ें हमारे पास अक्सर इफेक्ट होती है। यहाँ पे हमने नॉर्मल लिखा है कि उसके सेल्फ जो है पेशेंट परसेप्शन या वो हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन सेटिस्फाई वो नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि उससे डिजीज है, वो इंतहाई कंफ्यूज होते हैं पेशेंट, लिहाजा इसमें फिर हम नॉट सेटिस्फाइड लिखते हैं। ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, मेकअप, उसकी ड्रेसिंग वगैरह उसने कैसे की है, साफ़ सुथरा हाइजीनिक ड्रेसिंग उसने की या वो जो है मेल कुचेल के साथ आया हुए अनहाइजीनिक है, तो हम वो देखते हैं। इसके बाद बॉडी पार्ट्स हमारे पास लाइक डिसलाइक्स हमारे पास क्या है कि बॉडी पार्ट्स, हाथ नाखून उसने काटे हैं, हेयर स्टाइल किस तरह है उसका, सफाई, कपड़े वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद आई कांटेक्ट हम देखते हैं कि उसका आई कांटेक्ट नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। गेस्चर हमारे पास इशारे वगैरह यहाँ पे हमने लिखा है कि वो जो है जो वो बात का ज़बान से मुंह से जो वो बात बोलते हैं तो उसके साथ हाथ वगैरह जो है वो हिलाता है या नहीं हिलाता। आप उसे कहते हैं इधर उधर हाथ को हिलाएं या किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकते तो गेस्चर नॉर्मल है, अगर नहीं कर सकता तो गेस्चर नॉर्मल नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस, तो यहाँ पे हम नर्सिंग डायग्नोस पर देख लेते हैं। अगर सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके मुताबिक हम डायग्नोस तैयार करके यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आप पेशेंट के मुताबिक लिखेंगे। अब नर्सिंग डायग्नोस किस तरह बनते हैं वो हम नर्सिंग प्रोसेस की वीडियो लेक्चर है जो कि हमारे इस चैनल पे मौजूद है, वहीं देख के आप जान सकते हैं। अब रोल रिलेशनशिप हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उसका सोशल लाइफ कैसी है, कि वो फैमिली कौन सी है, न्यूक्लियर फैमिली, दो मियाँ बीवी बच्चे रहते हैं या उनके साथ माँ बाप और बड़ा ख़ानदान है, तो वो हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है कि फैमिली में उसका रोल क्या है, कि इसका रोल्स इन अ फैमिली, तो ये हमारे पास जो है ये ओनली सिंगल, ये हटा दें, यहाँ पे गलत से लिखा है कि उसका फैमिली में रोल, तो अगर वो मेन रोल है तो सही है, वो एक अर्नर है तो सही है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ पे जो हमने लिखे हैं कि ओनली सिंगल अर्नर, ये सिर्फ सिंगल अर्नर जो कि रफ के तौर पे हमने लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि फैमिली में आपका रोल क्या है, कि आपके अलावा कोई कमाई वाला है या नहीं है। इसके बाद रोल हेयर्ड बाई, कौन कौन से एज अ फादर भी उसका रोल है, और जो है जो अगर उसकी शादी हुई है एज अ हस्बैंड भी वो रोल प्ले करता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसीजन उसमें कौन सा रोल है, कि वो कोई डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं कि मेन रोल, हाँ वो डिसीजन वगैरह ले सकते हैं क्योंकि वो अपने घर का बड़ा है, न्यूक्लियर फैमिली है या हमारा रफ है, सही है। इसके बाद क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटस उसका क्या है, कि वो पैसे कितना कमाता है, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल मीन्स वो लो
फाइनेंशियल स्टेटस उसका लो है, क्योंकि अगर वो सिंगल कमाने वाला अगर पेशेंट यहाँ पे बीमार पड़े तो ज़रूर वो गरीब होगा। तो यहाँ पे अमीर गरीब जो होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो स्ट्रांग वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेजर एंटरटेनमेंट वो जो है खेल कूद इधर उधर जो है एक्सरसाइज वगैरह लेजर एक्टिविटी वगैरह करता है या नहीं करता। अगर वो एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ पे नो लिखेंगे। इसके बाद जो है सेटिस्फेक्शन विद फैमिली, फैमिली के साथ सेटिस्फाई या वर्क के साथ सेटिस्फाई है तो यस, अगर नहीं है घर में लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं तो यहाँ पे आप नो लिख लेंगे। इसके बाद रोल रिलेशन पे हम यहाँ पे फिर नर्सिंग डायग्नोस लिख लेते हैं उसके रोल रिलेशन के मुताबिक। इसके बाद कोपिंग एंड स्ट्रेस पैटर्न जो हमारे पास है, तो वो स्ट्रेस को किस तरह कोप करता है ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। वो जो है टेंशन वगैरह में है या जो एक्टिव वगैरह है फ्रेश है, तो यहाँ पे हम उसका मूड देखते हैं कि वो उसका कौन सा मूड है, काम है नहीं है काम, वो गुस्सा है या हमारे पास काम है। इरिटेबल सम टाइम, वो इरिटेबल कब होता है, इरिटेबल किसे कहते हैं कि एक शख्स जो चिड़चिड़ापन जो होते हैं, जो हर चीज़ छोटी बात पे गुस्सा होते हैं। इसके बाद फेयरफुल, किसी चीज़ के बारे में डर है, ये कई कबार हमारे पास पेशेंट कहते हैं कि मुझे डर है, मैं मर रहा हूँ, ये वो, तो यहाँ पे आप फेयरफुल ये लिख लेते हैं। एंशियस है या नहीं है, अगर नहीं है तो नो है तो यस लिख लेंगे। विड्रॉल, किसी चीज़ से उसका विड्रॉल वगैरह है, कोई चीज़ इसे बुरी वगैरह लगती है या नहीं लगती। कॉमन स्ट्रेस इसके लिए कौन से, यहाँ पे हमने रफली फाइनेंस लिखा है क्योंकि वो गरीब हैं, तो फाइनेंस दूसरा स्ट्रेसर हमारे पास डिफरेंट होते हैं कि वो किसी चीज़ से डरता है या कोई और प्रॉब्लम होते हैं, कोई दुश्मनी वगैरह होती है, तो वो हम यहाँ पे कॉमन स्ट्रेसर यहाँ पे लिख लेते हैं। कोपिंग बिहेवियर उसका क्या है, तो हमने यहाँ पे रफ लिखा है कि वो खुद को चिल्ड्रन बच्चों और फैमिली के साथ बिजी करके खुद वो स्ट्रेस वगैरह को कोप करता है। इस तरह आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि जब आपको टेंशन होती है तो आप किस तरह खुद को जो है वो नॉर्मल रखते हैं। इसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस विद वाइफ, शेयरिंग स्ट्रेस विद किसके साथ वो स्ट्रेस वगैरह शेयर करते हैं, यहाँ पे हमने वाइफ लिखा है, उसके साथ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं, अगर करते हैं तो यस, नहीं करते यहाँ पे नो लिखते हैं। फिर इसके बाद कोपिंग स्ट्रेस पैटर्न के हवाले से यहाँ पे हम नर्सिंग डायग्नोस लिखेंगे कि फीलिंग एनजाइटी रिलेटेड टू फैमिली एक्सपेंडिचर, कि उसके फैमिली के खर्चे ज़्यादा हैं और वो चूँकि बीमार है तो उसके क्या होते हैं कि वो एनजाइटी वगैरह में होते हैं, तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। इसके बाद सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव पैटर्न उसका क्या है कि वो हमारे पास जो है, अगर कोई फीमेल है, हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बर्थ कंट्रोल उसने किए हैं यस या नहीं। उसके बाद एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है, मेंसेस कब स्टार्ट हुए थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है नहीं नॉर्मल, तो ये हमारे पास फीमेल पेशेंट अगर हो तो तब हम इसको जो है चेक करेंगे, फिल करेंगे। अगर फीमेल पेशेंट ना हो तो हम ये इसको फिल नहीं करेंगे। इसके बाद वैल्यू एंड बिलीफ पे आ जाते हैं कि उसके वैल्यू बिलीफ नज़रिया उसका कीड़ा वगैरह क्या है, तो वो किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट देते हैं, तो वो अपने रिलीजन को और फैमिली, ये हमने जो है रफ लिख लिए हैं। बाकी आप उससे पूछ ले कि आपकी तो कहेंगे कि मैं सिर्फ अल्लाह को, जो मुसलमान होते हैं तो उसका रिलीजन इस्लाम होता है और वो इस्लाम को भी अहमियत देते हैं, फैमिली को भी अहमियत देते हैं, पेरेंट्स वगैरह को। तो ये जिन चीज़ों को वो अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल वैल्यू कौन से हैं कि वो अपने जो है ऑक्यूपेशन वगैरह से लव करता है, मीन्स उसको कि किस तरह वो वैल्यू देता है, वो अच्छा लगता है या उसे बुरा लगता है, तंग है नहीं तंग, तो यहाँ पे हमने लिखे हैं गिव टाइम टू शॉप, कि चूँकि वो हमारे पास शॉपकीपर हैं जो हमने रफ लिया हुआ है फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो वो जो है क्या है कि वो ऑक्यूपेशनल वैल्यू, तो ऑक्यूपेशनल वैल्यू उसकी ज़्यादा है, वो अपने ऑक्यूपेशन से जो है लव करता है और वो दिल लगाकर अपना काम करता है। स्पिरिचुअलिटी उसकी क्या है, रिलीजियस बिलीफ उसके क्या होंगे, एनी स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट वगैरह तो नहीं है, तो ये वैल्यू और बिलीफ के पैटर्न के मुताबिक जो है हम इसकी फीलिंग करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये हेल्थ पैटर्न, असेसमेंट हेल्थ पैटर्न थे। तो इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।